हेलो एवरीवन। अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपको पता चला होगा। पर ये कंट्रोवर्सी असल में है क्या, ये पूरा मैटर क्या है, और क्या अडानी हिंडनबर्ग के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, दैट इज द कंट्रोवर्सी। ये पूरी कंट्रोवर्सी रिवॉल्व करती है अडानी के शेयर प्राइसेस के आसपास। उस पर हम जाएं उससे पहले हमें यह चीज समझनी चाहिए कि दो टर्म्स होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। राइट नाउ दिस इज समथिंग जिसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च आप कर सकते हैं, जो कि आपके लॉ के लिए शायद उतना रेलेवेंट नहीं होगा, बट मैं ब्रीफ में आपको जानकारी दे देता हूं। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि जिसमें कोई भी कंपनी जब पब्लिक हो रही होती है तब उसको एक आईपीओ निकालना रहता है। राइट वो अपने कुछ शेयर्स को डाइल्यूट करते हैं, जो लोग खरीदते हैं, उसका एक वैल्यूएशन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एफपीओ इज रिलीज बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग होती है, जिसमें वो आगे जाकर के अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को और डाइल्यूट करते हैं, सो दैट उन्हें और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मिल सके। अब क्या हुआ कि अडानी इंटरप्राइजेस ने अपने एफपीओज निकाले। उन एफपीओज में कैच ये था कि अभी हम लोगों ने कुछ टाइम में देखा ना, पिछले कुछ साल में, कि किस तरीके से अडानी के शेयर्स ऊपर बढ़े हैं, किस तरीके से मोर देन कुछ एरियाज में पिछले कुछ सालों में अडानी हैज शोन मोर देन 500% ग्रोथ। राइट 500% ग्रोथ अपने शेयर्स में उन्होंने नोट करवाई है लोगों को। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, एक इंडिपेंडेंट मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में काम करते हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट तैयार करी, जो बहुत एक लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाट अडानी इज एक्चुअली डूइंग इज डीफ्रॉडिंग उसके इन्वेस्टर्स, डीफ्रॉडिंग द एंटायर पब्लिक। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब के प्रॉफिट्स हैं और जिस हिसाब की चीजें रिपोर्ट्स में दिख रही हैं, जिस हिसाब की चीजें इसके शेयर्स के वैल्यूएशन में दिख रही हैं, द वैल्यूएशन डज नॉट इवन कम क्लोज टू द रियलिटी, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना था। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया। अडानी ने भी कहा कि भाई 414 पेज का हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप हमारे ऊपर इस तरीके के सवाल नहीं उठा सकते। पूछा गया क्यों नहीं उठा सकते, तो अडानी ने कहा देखिए सर, हम जो है भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी कंपनी भारत में सिचुएटेड है, एंड इफ वी आर इंडियन रेसिडेंट्स, इंडिया में भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके के जर्नलिज्म को कर सकती थी। देयर आर सेवरल थिंक टैंक्स, देयर आर सेवरल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स जो इंडिपेंडेंटली इन चीजों को एग्जीक्यूट करते और आराम से लेकर के आते। एक विदेशी कंपनी, एक फॉरेन कंपनी, एक भले ही रिसर्च कंपनी क्यों ना हो, अगर हमारे ऊपर इस तरीके का कोई भी क्लेम करती है, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉड करने का केस करती है, तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑन द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। आप भारत की सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि भाई देखो, सोवरेनिटी वगैरह की बात तो ठीक है, जो पॉइंटर्स हमने रेस किए थे, जो सवाल हमने उठाए थे, उनके जवाब आपने नहीं दिए। यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश क्लेमिंग सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। इतना मैटर जब हुआ, तो अडानी ने कहा भाई हम तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल कर देंगे, ज्यादा बकवास ना करो। हिंडनबर्ग ने कहा बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम टू फाइल अ सूट, आप आइए यूएस में सूट फाइल कीजिए, और यहां पर फिर हम आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है बुलवाएंगे और सारे सामने देख लिए जाएंगे। द क्वेश्चन अराइजेस, सूट कहां फाइल होगा? लेट्स से इंडिया में अडानी है, यूएस में हिंडनबर्ग है, सूट कहां फाइल होगा? सो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं। राइट यहां पर मेजर चीज ये है, कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हो रहा है। क्योंकि डिफेमेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि डिफेमेशन इंडिया में हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट से अफेक्ट इंडिया की पब्लिक को पड़ेगा, क्योंकि अडानी को इंपैक्ट इंडिया में पड़ रहा है, द कॉज ऑफ एक्शन शैल अराइज इन द इंडियन टेरिटरी। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, सूट भी इंडिया में ही फाइल होगा, तो इसके लिए क्या होगा? समन्स भेजे जाएंगे। फटाफट से मुझे कमेंट्स में ये बता दीजिए कि कौन से सेक्शंस, कौन से एक्ट के कौन से सेक्शंस में हम विदेशों में समन्स भेज सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये तो हुई सूट फाइल करने की बात, जो मैंने बता दिया कि चलो इंडिया में करेंगे, और करेंगे किसमें? डिफेमेशन में। पर क्या कर सकते हैं? सी, पहले इसके एसेंस की बात करते हैं। डिफेमेशन 499 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा है हुएवर
by words spoken or intended to be read or by signs visible representation makes or publishes. क्या है? makes और publishes. तो यहां हिंडनबर्ग ने क्या किया है? पब्लिश किया है. क्या? any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm. तो ये बात तो सही है. अब हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट फाइल करी है, हिंडनबर्ग को पता है कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती है, जो कि ये लेकर के आए हैं, इससे अडानी के शेयर्स पर जोर से इंपैक्ट पड़ेगा. जो पड़ा है, अभी हमने देखा कि अडानी के सारे शेयर्स ने एक बहुत तगड़ी फॉल देखी है पिछले कुछ दिनों में. The reputation of such person is said, except in cases hereafter accepted, to defame that person. ठीक है, इसकी रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि आइडिया तो यही है ना, कह तो यही रहे हो आप कि भाई इन्होंने फ्रॉड किया है, इनके शेयर्स ओवर वैल्यूड है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट इसी में क्या, यहां पर हम जब पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, किसी पर्सन की रेपुटेशन की बात करते हैं, तो क्या उसमें कंपनी भी आएगी? सो वी रीड एक्सप्लेनेशन नंबर 2. अपना बैराक खोल लीजिए. It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such. तो हमें सेक्शन 499 आईपीसी का यही बता देता है सामने से उठ करके, कंपनी के खिलाफ भी कुछ बोला है तो साहब वो भी डिफेमेशन में आएगा. डिफेमेशन का लेना देना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पर्सन से नहीं है, कंपनी से भी है. फेयर इनफ. लेकिन एक चीज है जो यहां पर रक्षा करेगी हिंडनबर्ग की भी, और वो क्या चीज है? वो चीज है एक्सेप्शन नंबर 3 एंड एक्सेप्शन नंबर 9. 3 क्या है? इट इज नॉट डिफेमेशन, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ any opinion respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so as his character appears in that conduct and no further. Right? So हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ये कहा जा सकता है कि भाई उन्होंने मैलाफाइड इंटेंशन से नहीं निकाली. उनका काम ही यही है. दे आर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो यही काम करते हैं. अब वो रिपोर्ट सच हो या रिपोर्ट झूठ हो, डिफेमेशन से तो वो बच गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक क्वेश्चन को टच किया है. क्या पब्लिक क्वेश्चन? कि क्या अडानी के शेयर्स के थ्रू वो हजारों लाखों इन्वेस्टर्स डिफ्रॉड हो रहे हैं. दैट इज द पब्लिक क्वेश्चन. हाउएवर, अगर मान लीजिए इसका डिफेंस उन्हें नहीं भी मिलता है, तो 9th एक्सेप्शन है, imputation made in good faith by person for protection of his or others interest. It is not defamation. It is not defamation to make an imputation on the character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it or of any other person or for the public good or for the public good. तो अगर जन कल्याण के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई व्यक्ति इस तरीके का इंप्यूटेशन देता है जो गुड फेथ में दिया है, तो ऐसे इंप्यूटेशंस को हम डिफेमेशन नहीं मानेंगे. रिकैप करें. अडानी के शेयर्स अब ओवर वैल्यूड हैं, अंडर वैल्यूड हैं, सही वैल्यू है, सही से सारा काम चल रहा है, फ्रॉडुलेंटली चल रहा है, रिपोर्ट में जो भी चीजें हैं वो सही हो या गलत हो फर्क नहीं पड़ता. Even though Adani is in the position to file a suit, the suit will be filed in India, but Hindenburg has two exceptions in his favor. ये दो exceptions उन्हें इस सूट में बचा करके ले जाएंगे, and no solid suit will stand. क्योंकि कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी ओपिनियन आता है, कोई भी ऐसा रिसर्च पब्लिकेशन आता है जिसमें फुटनोटिंग है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पूरा डेटा है, तो अब उससे आपका कंक्लूजन जो भी डिराइव हो, you cannot assure that the conclusion will always be right, but it is based on certain facts that are available. ठीक है ना? ये तो हुई सिंपल सी बात. लेकिन क्या हो अगर अडानी हिंडनबर्ग में स्टेक्स खरीद ले तो? राइट. सो इफ दैट हैपेंस, जैसा कि पहले भी कुछ केसेस में हो चुका है, तो ये रिपोर्ट तो अपने आप ही इधर उधर कहीं पर हो जाएगी. एनीवे, सो दिस इज अ रैंडम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट या फिर जीके अफेयर दैट इज हैपनिंग अराउंड यू फॉर योर
जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस इज समथिंग जो कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है आपको आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। एंड आप ही की तैयारी के लिए देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज यूपीपीसीएसजे जीके। जस्ट अ सेकंड, यूपीपीसीएसजे जीके स्प्रिंट मास्टर क्लास। इसमें बेसिकली 5 दिन जब रह गए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, तो जीके और करंट अफेयर्स इन दोनों की एक 5 दिन की सॉलिड मास्टर क्लास है, जो 6 तारीख से शुरू होगी, 3 घंटे हर दिन की। और ऑब्वियस सी बात है, जितना आप साल भर में जीके पढ़ते हो उतना जीके नहीं होता, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है, जितना रेलेवेंट है आपके यूपी के एग्जामिनेशन के लिए, उसको एक फटाफट से रैपिड रिवीजन के तौर पर हम 5 दिन के अंदर करवाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम 6 फरवरी ऑनवर्ड्स। तो फटाफट से एनरोल कीजिए नीचे दी गई लिंक पर। एंड उसका शेड्यूल यहां आपके सामने प्रोवाइडेड है। साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी, हिस्ट्री जिसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स, ये सारी ही चीजें हम कवर करने वाले हैं 12 बजे से 3 बजे की ये 3-3 घंटों की मास्टर क्लासेस में। तो आई होप दिस वीडियो एंड दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा उन प्रोसीजर्स के बारे में जिसके बारे में सवाल मैंने आपसे बीच वीडियो में पूछा था। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डू कंसिडर लाइकिंग इट, do let us know in the comments how you like it, and do subscribe to the channel of Judiciary Gold. Thank you so much. Bye bye.